डियर स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास CBSE पॉलिटिकल साइंस के अध्याय 4 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के भाग 2 को आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। आशा है आप पूरे ध्यान से इसे देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। भाग 2 का पाठ प्रत्यय है संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना प्रमुख अंग। पिछले सेशन में भी हमने संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना और उसके प्रमुख अंगों के बारे में पढ़ा था और इस सेशन में भी उसका कुछ हिस्सा है जिसे हम पढ़ेंगे। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या क्या सुधार प्रस्तावित हुए, क्या क्या मांगे उठी हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रक्रिया और ढांचे में सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो काम करने का ढंग है उसमें और उसका जो ढांचा बना हुआ है उसमें क्या सुधार होना चाहिए, उस पर भी विचार विमर्श करेंगे। और संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में योगदान करने वाले जो देश हैं उनके बारे में भी हम देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का जो खर्च है उस खर्च को कौन कौन देश किस हिस्से से जो है अदा करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना प्रमुख अंग। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग 6 हैं। 1 आम सभा, 2 सुरक्षा परिषद, 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद, 4 ट्रस्टीशिप काउंसिल, 5 सचिवालय, 6 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ठीक है, तो इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की शाखाएं और एजेंसियां कौन कौन सी हैं? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड बोलते हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक, जिसे वर्ल्ड बैंक कहते हैं, इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम UNDP, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। और संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग UNHRC, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्चायोग, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, जिसे हम यूनिसेफ बोलते हैं, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संगठन, जिसे हम यूनेस्को बोलते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA, इसका मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय रोम, इटली में है। अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, इसका मुख्यालय लंदन UK में है। और अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। तो आपने देखा कि ज्यादातर एजेंसियां जेनेवा स्विट्जरलैंड में हैं, एक एक दो दो दूसरे देशों में हैं, लेकिन ज्यादातर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है या फिर न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है, अब देखिए इसकी आम सभा। आम सभा में पूरी दुनिया के 193 सदस्य हैं। पूरी दुनिया के 193 देश इसके सदस्य हैं। अब सदस्यों के प्रतिनिधि सभी को एक समान मत, प्रमुख निर्णयों के लिए 2/3 और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत। 193 देश इसके सदस्य हैं जनरल असेंबली के, और प्रत्येक को एक वोट डालने का अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति एक वोट डाल सकता है, ठीक है, चाहे वो छोटे देश का है या बड़े देश का है। और बाकी में सामान्य बहुमत की जरूरत 2/3 और सामान्य बहुमत की जरूरत से यहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ के जो निर्णय हैं वो सदस्य देशों के लिए बाध्यकारी नहीं है। जरूरी नहीं है कि यहाँ के निर्णयों को पूरी दुनिया, ये सभी देश माने। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में है। अब है दूसरा अंग, सुरक्षा परिषद। इसमें 15 सदस्य, 5 स्थायी सदस्य हैं, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। इनको वीटो यानी निषेधाधिकार का वोट प्राप्त है। 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव आम सभा द्वारा 2 वर्षों के लिए किया जाता है। निर्णय सभी सदस्यों पर बाध्यकारी है। मुख्यालय न्यूयॉर्क।
लेकिन सुरक्षा परिषद का जो निर्णय है वो सभी सदस्यों के लिए बाध्यकारी है। और ये जो 5 स्थायी देश हैं, इनको वीटो यानी निषेधाधिकार का अधिकार है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, ध्यान से सुनिए, कि सुरक्षा परिषद के 15 सदस्य हैं। यदि किसी प्रस्ताव को पास करने में 14 सदस्य एक तरफ हैं और एक सदस्य एक तरफ है, वो स्थायी होना चाहिए। वो चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका में से होना चाहिए। तो वो उन 14 सदस्यों के प्रस्ताव को वीटो कर सकता है, नकार सकता है, और फिर वो प्रस्ताव माना नहीं जाएगा। इसको वीटो पावर कहते हैं। सचिवालय, अन्य प्रमुख संगठन, इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ट्रस्टीशिप या न्यासिता परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ की न्यासिता प्रणाली के अंतर्गत आने वाली अंतिम ट्रस्ट टेरिटरी पलाऊ के आजाद होने के बाद 1 नवंबर 1994 से यह परिषद स्थगित है। यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है। यानी ये ट्रस्टीशिप काउंसिल आजकल कोई काम नहीं कर रही है। 5वां अंग है आर्थिक और सामाजिक परिषद। सदस्य देशों का चुनाव आम सभा द्वारा 3 वर्षों के लिए सभी भौगोलिक क्षेत्र, यानी पूरी दुनिया के प्रतिनिधि इसमें होते हैं। सभी भौगोलिक क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हुए इसमें 54 सदस्य रखे जाते हैं, 54। और 6वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसमें 15 न्यायाधीशों का चुनाव 9 वर्षों के लिए आम सभा और सुरक्षा परिषद दोनों में पूर्ण बहुमत द्वारा होता है। इसका मुख्यालय हेग, नीदरलैंड में है। ठीक, नीदरलैंड यूरोप का कंट्री है, उसकी कैपिटल है हेग। वहां पर ये अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है। ठीक है, ये देखिए, जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। इजराइल ने किया लेबनान पर, क्या कह करके? उसका जून 2006 के दौरान इजराइल ने लेबनान पर हमला किया। उसका कहना था कि उग्रवादी गुट हिजबुल्लाह पर नियंत्रण करने के लिए हमला जरूरी है। भारी संख्या में आम नागरिक मारे गए। कई सार्वजनिक इमारत और रिहायशी इलाके इजरायली बमबारी की चपेट में आ गए। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस मामले पर एक प्रस्ताव बहुत बाद में, यानी अगस्त में पास किया, और इजरायली सेना, यानी जून में अटैक हुआ और अगस्त में प्रस्ताव पास हुआ। इजरायली सेना इस इलाके से अक्टूबर में ही वापस हो सकी। ये दोनों कार्टून इस संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके महासचिव की भूमिका पर टिप्पणी करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र संघ है जिसकी दीवारें टूटी हुई है। यहाँ से ये सब युद्ध का सीन दिखाया गया है। और ये उस समय के महासचिव हैं कोफी अन्नान। इनको दिखाया गया है कि ये किस तरह से जाल मकड़े में खड़े हुए हैं। शीत युद्ध के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार। संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने 2 तरह के बुनियादी सुधारों का मसला है। ठीक है, एक तो यह कि इस संगठन की बनावट और इसकी प्रक्रिया में सुधार किया जाए। इस संगठन की बनावट में भी और इसकी प्रक्रिया में भी, यानी काम करने के तरीके में भी सुधार किया जाए। दूसरे, इस संगठन के न्यायाधिकार में आने वाले मुद्दों की समीक्षा की जाए कि कौन कौन से विषयों पर यह संगठन कार्य कर सकता है। बनावट और प्रक्रिया में सुधार के अंतर्गत सबसे बड़ी बहस सुरक्षा परिषद के कामकाज को लेकर के है। सुरक्षा परिषद जो काम कर रही है, सुरक्षा परिषद मुख्य अंग होता है और उसमें 15 सदस्य हैं, जबकि दुनिया बहुत बड़ी हो गई है। एक मांग यह है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि स्थायी कितने? 5 है और वही चले आ रहे हैं, और अस्थायी 10 हैं, ताकि समकालीन विश्व राजनीति की वास्तविकता की इस संगठन में बेहतर नुमाइंदगी हो सके। जबकि 193 सदस्य देश हो गए हैं। उस समय 51 सदस्य देश थे जब ये सदस्य संख्या थी, और अब 193 देश सदस्य हैं। तो इसमें जो सुरक्षा परिषद है, इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए और अस्थायी की भी बढ़नी चाहिए।
खासतौर से एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के ज़्यादा देशों से सुरक्षा परिषद में सदस्यता देने की बात उठ रही है, क्योंकि एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका, इन तीनों महाद्वीपों का तो इसमें प्रतिनिधित्व बहुत ही कम है, तो इनको प्रतिनिधित्व देने की बात जो है उठ रही है। अमेरिका और पश्चिमी देश संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट से जुड़ी प्रक्रियाओं और इसके प्रशासन में सुधार चाहते हैं। अमेरिका और पश्चिमी देश, क्योंकि अब तक ये संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसमें ज्यादातर योगदान अमेरिका और पश्चिमी देशों का ही है, ठीक है, वही ज्यादा पैसा इस पर खर्च करते हैं, तो वो भी इसकी प्रक्रियाओं में और प्रशासन में सुधार चाहते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता देने अथवा उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ के न्यायाधिकार में लाने का सवाल है। तो कुछ देश और विशेषज्ञ चाहते हैं कि यह संगठन शांति और सुरक्षा से जुड़े मिशनों में ज्यादा प्रभावकारी अथवा बड़ी भूमिका निभाए, ठीक है, यह भी मांग है लोगों की। जबकि दूसरे लोगों की इच्छा है कि यह संगठन अपने को विकास तथा मानवीय भलाई के कामों में, जैसे स्वास्थ्य का मामला है, शिक्षा का मामला है, पर्यावरण का मामला है, जनसंख्या का मामला है और मानवाधिकार का मामला है, लिंगगत न्याय है, स्त्री पुरुषों को लेकर के, और सामाजिक न्याय तक सीमित रखें। शीत युद्ध के बाद आए बदलाव। शीत युद्ध के बाद क्या क्या बदलाव आए हैं दुनिया में, देखिए। सोवियत संघ तो बिखर गया, सोवियत संघ 15 राज्यों में बंट गया। अमेरिका सबसे ज्यादा ताकतवर है। सोवियत संघ के उत्तराधिकारी राज्यों रूस और अमेरिका के बीच अब संबंध कहीं ज्यादा सहयोगात्मक हैं, पहले इतने नहीं थे, अब सहयोगात्मक संबंध हैं। चीन बड़ी तेजी से एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है और भारत भी तेजी से इस दिशा में अग्रसर है। तो चीन और भारत दोनों बड़ी तेजी से जो है महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं। एशिया की अर्थव्यवस्था अप्रत्याशित दर से तरक्की कर रही है। अनेक नए देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुए हैं। विश्व के सामने नरसंहार, गृह युद्ध, जातीय संघर्ष, आतंकवाद, परमाणुविक प्रसार, जलवायु में बदलाव, पर्यावरण की हानि और महामारी जैसी चुनौतियां एक पूरी नई कड़ी के समान जुड़ रही हैं। तो अब शीत युद्ध के बाद, शीत युद्ध 1990 के आसपास समाप्त हुआ, तब से लेकर के आज तक 35 साल हो गए। तो 35 साल में काफी बदलाव विश्व में आए हैं, वो सब इसके सामने है। अब इसकी जो प्रक्रियाएं हैं और जो उसका ढांचा है उसमें सुधार की बात है। सुधार होना चाहिए, लेकिन कैसे किया जाए यह मामला कठिन है। सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में एक प्रस्ताव स्वीकृत हुआ जो सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर था। इसमें 3 बातें मुख्य रूप से चर्चा में आई हैं। कितनी बातें? 3 बातें। सुरक्षा परिषद में सुधारों को लेकर के 3 बातें जो है मुख्य रूप से चर्चा में आई हैं। सुरक्षा परिषद अब राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करती है, ठीक है, जो राजनीतिक वास्तविकता है, जो रियलिटी है, उसकी नुमाइंदगी नहीं करती है। इसके फैसलों पर पश्चिमी मूल्यों और हितों की छाप होती है, क्योंकि इसके स्थायी सदस्य ज्यादातर पश्चिमी देश हैं। उनके पास वीटो पावर भी है, तो वो अपने निर्णयों को मनवा लेते हैं, दूसरे निर्णयों के लिए वीटो कर देते हैं, और इन फैसलों पर चंद देशों का दबदबा होता है। सुरक्षा परिषद में बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। अब फ्रांस है, ब्रिटेन है, छोटे छोटे से देश हैं ये, इनके सामने कितने बड़े बड़े, विश्व की सबसे बड़ी आबादी का देश भारत है। अब भारत को उसका प्रतिनिधित्व देने पर ऐतराज है। जनवरी 1997 को संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कोफी अन्नान के समय में सुरक्षा परिषद के स्थायी और अस्थायी सदस्यता के लिए मानदंड सुझाए गए। एक नए सदस्य को क्या क्या कैसा होना चाहिए? बड़ी आर्थिक ताकत होना चाहिए, पहली बात।
दूसरी बात, बड़ी सैन्य ताकत होना चाहिए। तीसरी बात, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में ऐसे देशों का योगदान ज्यादा हो जो आबादी के लिहाज से बड़ा राष्ट्र हो। ऐसा देश हो जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों का सम्मान करता हो। तो ये कंडीशन अब कोफी अन्नान के समय पर रखी गई। अब देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के सालाना बजट में जो योगदान करने वाले देश हैं वो कौन कौन से हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका अकेला 22% योगदान करता है। तो अब आप बताइए, पूरे खर्चे को तो वही उठाता है, तो जब वो पूरे खर्चे को उठाएगा तो उसकी दादागिरी क्यों नहीं चलेगी। दूसरे नंबर पर चीन है जो 12% योगदान देता है। जापान 8-8.5% योगदान देता है। जर्मनी 6% योगदान देता है। यूके, यूनाइटेड किंगडम, वो जो है 4.5% योगदान देता है। और फ्रांस जो है 4.4% योगदान देता है। तो इस तरह से देखिए, और भारत कितना देता है, 0.8 देता है, पूरा 1 भी नहीं देता है, पूरा 1% भी नहीं देता, 0.8% देता है। तो अब आप इसे देखिए कि जो लोग संयुक्त राष्ट्र संघ का खर्चा उठा रहे हैं वो प्राय वही देश है जिनको स्थायी सदस्यता मिली हुई है, रूस को छोड़कर, क्योंकि रूस 2.7% जो है बजट में योगदान करता है। तो सबसे ज़्यादा योगदान जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का है। तो इन देशों की भी ये मांग है कि जब दुनिया के इतने देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बन गए हैं तो ये जो बजट है इसका बंटवारा किया जाना चाहिए, यानी हमें ही पूरा खर्चा क्यों उठाएं, यह इन लोगों की भी मांग है। अब आप देखिए, ये है अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। अंतर्राष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, IAEA, इस संगठन की स्थापना 1957 में हुई है। यह संगठन परमाणविक ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में उसके इस्तेमाल को रोकने की कोशिश करता है। इस संगठन का उद्देश्य है कि जो एटॉमिक पावर है उसको शांतिपूर्ण सहयोग में प्रयोग करो, जैसे बिजली बनाने में प्रयोग करो, मेडिकल लाइन में प्रयोग करो, ठीक है। तो इस तरह से इसका प्रयोग करो, न कि इसका एटम बम बनाने के लिए प्रयोग करो। तो यह संगठन इस चीज को देखता है। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की एटॉमिक सुविधाओं की जांच करते हैं ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल एटम बम बनाने के लिए ना करें। तो यह काम जो है अंतर्राष्ट्रीय अब देखिए, ये है विश्व व्यापार संगठन। विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। पूरी दुनिया में एक देश दूसरे देश के साथ किस तरह से व्यापार करेंगे, इन नियमों को तय करने वाला WTO होता है। इस संगठन की स्थापना सन 1995 में हुई। यह संगठन जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, यानी जो गेट था, गेट की जगह पर अब ये WTO बन गया है, के उत्तराधिकारी के रूप में काम करता है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद अस्तित्व में आया था। गेट, अब गेट की जगह पर WTO हो गया है। इसके सदस्यों की संख्या 164 है, जो जुलाई 2016 में थी। हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है, लेकिन अमेरिका, यूरोपीय संघ तथा जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई हैं जिससे उनके हित ही सधते हैं। विकासशील देशों की बहुधा शिकायत रहती है कि इस संगठन की कार्यविधि पारदर्शी नहीं है और बड़ी आर्थिक ताकतें उन्हें धकेलती हैं। तो ये मानना है विकासशील देशों का। और जैसा कि इसमें लिखा है, यूरोपीय संघ, अमेरिका, जापान, ये जो है इन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए हैं जो इनके लिए लाभदायक है, विकासशील देशों के लिए लाभदायक नहीं है।
तो WTO से भी जो विकासशील देश हैं उनको शिकायत है। तो इस तरह से इस पाठ 4 का, अध्याय 4 का पार्ट 2 जो है पूरा होता है, और अगला जो पार्ट 3 है वो हम अगले सेशन में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।